हेलो नमस्कार। तो कैसे हो आप सभी। स्वागत है आप सबका आपके अपने यूट्यूब चैनल हिम स्टडी ग्रुप में। तो जैसा कि आपको कहा था हमने कि जल्द ही आपके सामने जो वो एचपीजी के मैथ और इंग्लिश, ठीक है, उसका मॉक टेस्ट हम लेके आने वाले हैं। तो उसका मॉक टेस्ट जो आपके लिए हम लेके हाजिर आज, जिसमें कि आपका एचपीजी के रहेगा, ठीक है, हिंदी ग्रामर रहेगा, इंग्लिश का पोर्शन रहेगा, ठीक है, इंग्लिश ग्रामर वो भी रहेगा, और मैथ मैथ ये तीनों चारों सेक्शन जो आपके एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं मैक्सिमम, वो सारे आज हम कवर करने वाले हैं, ठीक है। जिसमें आपका एचपीजी के हिंदी, इंग्लिश और मैथ, और टोटल आपके 37 क्वेश्चन है। 37 क्वेश्चन में से आउट ऑफ आपका स्कोर कितना रहता है वो आपने हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताना है, ठीक है। और आगे से आपका एचपीजी के और हिंदी ग्रामर ये तो कंटिन्यू रहेंगे, ठीक है। बाकी इंग्लिश और मैथ दोनों में से एक ना एक पोर्शन आपका कंटिन्यू चलता रहेगा, ठीक है। कभी आपका मैथ डाल दिया करेंगे, कभी आपका इंग्लिश डाल दिया करेंगे, ये ऑप्शनल रहेंगे, ठीक है। बाकी आप जो भी अपकमिंग एग्ज़ाम है, चाहे वह एचपी पटवारी का एग्ज़ाम हो, ठीक है, या एचपी पुलिस का एग्ज़ाम हो, या एचपी फॉरेस्ट गार्ड का एग्ज़ाम हो, या फिर जो भी एग्ज़ाम हो जिसमें आपका इंग्लिश पूछे जाते हैं, मैथ पूछे जाते हैं, और हिंदी पूछे जाते हैं, ठीक है, और जीके पूछे जाता है एचपीजी के, उन सब के लिए ये जो मॉक टेस्ट है ये मोस्ट इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं, ठीक है। जैसा कि आपको पता है कि हर रोज़ वीडियो जो आपको शाम को 7:30 बजे अपलोड होती है, ठीक है। तो आपने टाइम से वीडियो को जो वो वॉच आउट कर लेना है, और आप हमारे टेलीग्राम चैनल से भी जुड़ सकते हैं, ठीक है, जिसका लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा होगा, ठीक है। तो ये छोटी सी इंफॉर्मेशन थी जो आपको बतानी थी, और आज का मॉक टेस्ट आपके लिए लेंथी रहेगा थोड़ा, तो आपने पूरा मॉक टेस्ट ध्यान से अटेंड करना है, ठीक है। और अपना स्कोर जो वो कमेंट सेक्शन में जरूर करके बताना है कि आपका जो 37 क्वेश्चन है, 37 में से आउट ऑफ आपका कितना जो है वो स्कोर आप कर पाते हो, ठीक है। बाकी आपका जो मैथ है और हिंदी और इंग्लिश, ये पूरा एक्सप्लेनेशन के साथ आपको ये मॉक टेस्ट जो वो करवाया जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का फर्स्ट क्वेश्चन। तो आज का आपका जो फर्स्ट क्वेश्चन है कि कालिंदी कालिंदी जो वो किस नदी का वैदिक नाम है, ठीक है। कालिंदी किस नदी का वैदिक नाम है, तो ये रावी नदी का वैदिक नाम है, ठीक है। ये रावी नदी का वैदिक नाम है, ब्यास नदी का है, सतलुज का या यमुना का है। तो कालिंदी जो आपका यमुना नदी का क्या है, वैदिक नाम है। और यमुना नदी का कोई संस्कृत नाम नहीं है, ठीक है, इसका एक ही नाम है क्या, कालिंदी। तो कालिंदी जो आपका यमुना नदी का वैदिक नाम है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हिमाचल प्रदेश विधानसभा का प्रथम अध्यक्ष किसे बनाया गया, ठीक है। तो हिमाचल प्रदेश से विधानसभा का प्रथम अध्यक्ष किसे बनाया गया, जगत राम को, जीवन प्रसाद को, करतार सिंह को, या जसवंत सिंह को। तो हिमाचल प्रदेश से विधानसभा का प्रथम अध्यक्ष जो बनाया गया था वो बनाया था आपके जसवंत सिंह को। किसको, जसवंत सिंह को। तो जसवंत सिंह इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हिमाचल प्रदेश विधानसभा के लिए सर्वप्रथम चुनाव किस वर्ष हुए थे, तो ये 1952 में हुए थे, 1950 में, 1955 या 1960 में। तो हिमाचल प्रदेश विधानसभा के लिए जो प्रथम चुनाव हुए थे वो हुए थे 1952 में, ठीक है, 1952 में। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कि मंडी के साथ किस अन्य रियासत को मिलाकर मंडी जिला बनाया गया था, ठीक है। तो मंडी के साथ किस अन्य रियासत को मिलाकर मंडी जिला बनाया गया, तो चंबा को मिलाकर, महासू को, सुकेत को, या बिलासपुर को। तो मंडी के साथ सुकेत रियासत, ठीक है, सुकेत रियासत को मिलाकर जो वो मंडी जिले का निर्माण किया गया था, ठीक है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सुकेत। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नलवाड़ी मेला हिमाचल प्रदेश के किस जिले में लगाया जाता है, तो नलवाड़ी मेला जो वो चंबा में लगाया जाता है, महासू में, कुल्लू में, या बिलासपुर में। तो नलवाड़ी मेला जो वो हिमाचल प्रदेश के बिलासपुर डिस्ट्रिक्ट में लगाया जाता है, ठीक है। और इसमें जो फेमस क्या किसके लिए लगाया जाता है, मतलब ये पशुओं का मेला होता है, और इसमें किया क्या जाता है, इसमें किया जाता है बैलों के जोड़ों की पूजा की जाती है, ठीक है। बैलों के जोड़ों की पूजा की जाती है यहाँ पे, बैलों के जोड़ों की पूजा की जाती है, नलवाड़ी मेले की विशेषता, और ये बिलासपुर में लगाया जाता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका ये बोलता है कि कुल्लू जिले का मलाना गांव किस बात के लिए प्रसिद्ध है, तो ये नमक के भंडार के लिए प्रसिद्ध है, खनिज के भंडार के लिए, चांदी के भंडार के लिए, विश्व का प्राचीनतम लोकतंत्र के लिए। तो कुल्लू जिले का जो मलाना गांव है आपका, ये आपका फेमस है, ठीक है, मलाना। तो मलाना जो है कुल्लू से थोड़ा सा ऊपर है, ठीक है, बवेली बवेली से ऊपर आपका विशिष्ट साइड में आपका पहाड़ी में स्थित है ये मलाना गांव, और ये फेमस है विश्व के प्राचीनतम लोकतंत्र के लिए। और यहाँ के लोग आज भी अपने आप को जो वो सिकंदर के वंशज मानते हैं, ठीक है, सिकंदर के वंशज मानते हैं। जब आप इस गांव में जाते हो तो इस गांव में किसी भी चीज़ को जो वो हाथ लगाना वर्जित है, मना है, ठीक है। तो विश्व का प्राचीनतम लोकतंत्र है ये कुल्लू जिले का मलाना गांव, इस बात के लिए प्रसिद्ध है।
चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 1966 में हिमाचल प्रदेश में विलय से पूर्व उन्ना क्षेत्र किस जिले का भाग था। मतलब उन्ना क्षेत्र जो है ना, ये पंजाब के किस जिले का भाग था। ठीक है, पंजाब के किस जिले का भाग था। तो ये होशियारपुर का भाग था, अम्बाला का, पटियाला का या पठानकोट का। तो ये जो उन्ना है आपका, ये होशियारपुर जिले, ठीक है, होशियारपुर, होशियारपुर जिले का भाग था आपका क्या, उन्ना। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा होशियारपुर हो जाएगा। तो 1966 में हिमाचल प्रदेश में विलय से पूर्व उन्ना क्षेत्र जो है वो होशियारपुर का भाग था। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि डलहौजी हिमाचल प्रदेश में विलय से पूर्व किसका भाग था। आप पूछा गया कि डलहौजी जो है वो हिमाचल प्रदेश में विलय से पूर्व किसका भाग था। तो ये पठानकोट का था, गुरदासपुर का था, होशियारपुर का था या कीरतपुर का। तो डलहौजी जो है आपका ये गुरदासपुर, ठीक है, गुरदासपुर जिले का भाग था। ठीक है, गुरदासपुर जिले का भाग था ये डलहौजी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कि बाणगंगा और खीर गंगा किसकी सहायक नदी है। तो ये सतलुज की है, ब्यास की है, रावी की है या यमुना की। तो बाणगंगा और खीर गंगा ये आपकी किसकी सहायक नदी है, ये आपकी ब्यास की सहायक नदी है। तो आपको पता है कि हिमाचल में 3 तरह की गंगाएं हैं। ठीक है, एक हो गई आपकी बाणगंगा, ठीक है, एक हो गई आपकी खीर गंगा, ठीक है, और एक हो गई आपकी गिरी गंगा। ठीक है, तो गिरी गंगा तो आपने देख लिया, और बाण गंगा और खीर गंगा जो आपकी ये कुल्लू डिस्ट्रिक्ट में स्थित है। ठीक है, और जो आपकी बाण गंगा है ये कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट में स्थित है। और ये दोनों आपकी किसकी सहायक नदियां हैं, ये दोनों आपकी ब्यास की सहायक नदियां हैं। और गिरी गंगा जो आपकी ये यमुना नदी की सहायक नदी है। ठीक है, यमुना नदी की सहायक नदी है। ठीक है, तो ये था आपका एचपीजी के। अब आपका रहेगा हिंदी ग्रामर। ठीक है, अब आपका हिंदी ग्रामर रहेगा, इसके बाद आपका इंग्लिश का सेशन स्टार्ट होगा, फिर आपका मैथ का होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब हिंदी का, अब बोलते हैं एक फर्स्ट क्वेश्चन है हिंदी का, उत्पत्ति के आधार पर शब्द के कितने भेद हैं। तो आपसे पूछा उत्पत्ति के आधार पर शब्द के भेद। तो उत्पत्ति के आधार पर शब्द के कितने भेद हैं। तो ये है 4 भेद। कौन से, एक हो गया तत्सम, ठीक है, एक हो गया आपका तद्भव, और एक हो गया आपका देशज, और एक हो गया आपका विदेशज। ठीक है, तो उत्पत्ति के आधार पर शब्द के आपके कितने भेद हो गए, 4 भेद हो गए। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 4 भेद। और आपका रचना के आधार पर, रचना के आधार पर शब्द के 3 भेद है, 3 भेद है। कौन सा, एक हो गया रूढ़ शब्द, ठीक है, एक हो गया आपका यौगिक शब्द, और एक हो गया आपका योग रूढ़ शब्द। ये आपने ध्यान रखना है थोड़ा। ठीक है, तो ये था इसका राइट आंसर। उत्पत्ति के आधार पर शब्द के भेद 4 भेद, तत्सम, तद्भव, देशज और विदेशज। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ऐसे शब्द जो बहुब्रीहि समास के अंतर्गत भी आते हैं। अब आपको ये बताना है कि यहाँ इसमें से ऐसा जो शब्द है वो कौन सा जो बहुब्रीहि समास के अंतर्गत भी आता है। तो यौगिक शब्द है, विकारी शब्द है, संकर शब्द है, योग रूढ़ शब्द है। तो इसमें आपको बता दें कि जो योग रूढ़ शब्द है, ठीक है, जो योग रूढ़ शब्द है ये बहुब्रीहि समास के अंतर्गत भी आता है। कैसे आता है वो देखिए आप। ठीक है, रूढ़ शब्द क्या होता है, जिनका कोई भी खंड या भाग जो है वो सार्थक ना हो, जैसे हाथी। ठीक है, रूढ़ शब्द जिसका कोई भी खंड या भाग, खंड या भाग मतलब जिसका टुकड़े करना जो वो संभव ना हो। ठीक है, जैसे हाथी लिख दिया मैंने। ठीक है, अब आप इसके टुकड़े कर सकते हो, नहीं कर सकते हो। लोटा लिख दिया, लोटे को 2 टुकड़े कर सकते हो, नहीं कर सकते हो, क्योंकि अगर करो तो देखो जैसे ये लो और टा, तो क्या कोई शब्द बन रहे हैं, नहीं बन रहे हैं। तो जिनका कोई प्रॉपर शब्द नहीं बन रहे वो आपका रूढ़ शब्द है। आगे देखिए आप, अब बोलते हैं कि आपका यौगिक शब्द। यौगिक शब्द वह शब्द होता है जिनका खंड या भाग जो वो सार्थक होता है, जैसे विद्यालय। ठीक है, विद्यालय, तो इसका जब आप संधि विच्छेद करेंगे तो 2 प्रॉपर शब्द बन जाएगा, एक विद्या बन जाएगा, एक आलय बन जाएगा। तो ये तो हो गया आपका यौगिक शब्द। अब चलते हैं हम योग रूढ़ शब्द की ओर। तो योग रूढ़ शब्द, ठीक है, नीलकंठ, नीलकंठ बोल देता हूँ मैं। ठीक है, दशानंद बोल सकता हूँ। ठीक है, दशानंद बोल सकता हूँ। अब देखिए है तो ये यौगिक, ठीक है, इनके खंड या भाग हो सकते हैं, लेकिन है क्या, नीलकंठ का अपना कोई अर्थ नहीं है शब्द का, बल्कि ये किसको बता रहा है, ये शिव जी भगवान को बता रहा है। ठीक है, और शिव जी भगवान ये क्या आपके नीलकंठ में आ जाएगा। और नीलकंठ में समास कौन सा होता है,
जिसका कोई भी पद प्रधान ना हो बल्कि पूरा पद जो वो किसी और की तरफ इशारा करता हो तो वो आपका शब्द हो जाता है, वो आपका समास हो जाता है बहुब्रीहि समास। और दशानन दश है आनंद जिसके अर्थात कौन, रावण है क्या, ये भी आपका बहुब्रीहि समास है। तो यही क्वेश्चन में पूछा गया हमसे कि ऐसे शब्द जो बहुब्रीहि समास के अंतर्गत भी आते हैं। तो योग रूढ़, ये जो योग रूढ़ की एक्सप्लेनेशन दी हमने आपको, तो हर एक पर्यायवाची शब्द या हर एक जो समास है जो बहुब्रीहि समास होगा वो आपका योग रूढ़ शब्द बन जाएगा। तो योग रूढ़ शब्द जो ये बहुब्रीहि समास के अंतर्गत भी आता है, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कि दुख में कौन सी संज्ञा है। अब आपने बताना कि दुख में कौन सी संज्ञा है। तो सुख हो गया, ठीक है, दुख हो गया, ठीक है, खुशी हो गई, दुख सुख खुशी हो गई, लाभ हो गया, ठीक है, हानि हो गई। ये सारे क्या है, इनको आप देख सकते हो, किसी को नहीं देख सकते, ठीक है, इनको सिर्फ आप महसूस कर सकते हो, ठीक है, देख नहीं सकते इनको। तो जिसको आप देख नहीं सकते वहाँ पे संज्ञा क्या हो जाएगी, भाव आता है सिर्फ, तो वहाँ पे संज्ञा हो जाएगी आपकी भाववाचक संज्ञा हो जाएगी। कौन सी संज्ञा हो जाएगी, भाववाचक संज्ञा। तो उस दुख में कौन सी संज्ञा आपकी, भाववाचक संज्ञा हो जाएगी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। और आगे आपको पता है कि व्यक्तिवाचक संज्ञा में क्या होता है, किसी का भी नाम आ जाए वो व्यक्तिवाचक संज्ञा हो गए। जाति जो है पूरे समूह को रिप्रेजेंट करती है तो वो जातिवाचक संज्ञा हो जाएगी। समूहवाचक जिसमें समूह बन जाए, ठीक है, जैसे दल, ठीक है, दल लोगों का बनता है, ठीक है, सभा, सभा भी लोगों की बनती है, तो ये क्या आपकी समूहवाचक संज्ञा हो जाएगी। तो दुख में कौन सी संज्ञा आपकी, भाववाचक संज्ञा हो जाएगी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राजपुताना में प्रत्यय कौन सा है। अब राजपुताना में प्रत्यय कौन सा है, ताना है, आना है, ना है या आ है। तो राजपुताना, राजपूत शब्द हो गया और प्रत्यय कौन सा लगा इसमें, आना प्रत्यय लगा है राजपुताना में, आना प्रत्यय इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मोहन मकान की छत पर बैठा है, वाक्य में कौन सा कारक है। तो कर्म कारक है, करण कारक है, अधिकरण कारक है या अपादान कारक है। तो जैसा कि आपको पता है कि अपादान जो है आपका ये यूज़ होता है अलगाव के लिए, भय के लिए, तुलना के लिए, ठीक है। अपादान कारक इन चीज़ों के लिए यूज होता है। अधिकरण, इसमें मैं और पे पर विभक्ति आती है। कर्ण, जिसमें किसी मतलब उपकरण का यूज किया जाता है, ठीक है, जैसे तीर से किसको मारा गया, तीर से हिरण को मारा गया, तो वहाँ कर्ण कारक। कर्म कारक, जहाँ पे कर्म की प्रधानता होती है, ठीक है, कर्म, जैसे राम ने मोहन को थप्पड़ मारा तो कर्म किस पे हुआ, मोहन पर हुआ ना, राम ने मोहन को थप्पड़ मारा। तो यहाँ पे बोला है कि मोहन मकान की छत पर बैठा है, और पर बैठा है तो कौन सी विभक्ति आ रही है, अधिकरण विभक्ति। तो यहाँ पे कारक जो जाएगा अधिकरण कारक हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। मैं, ये मेरा नहीं है, ये मैं, ठीक है। तो आपने बताना है कि मैं जो है, मैं बहुवचन क्या होगा, मैं का बहुवचन क्या होगा, ठीक है, मैं का बहुवचन क्या होगा। तो जैसे मैं अपने लिए कह रहा हूँ मैं, और यहाँ अगर हम सब है, ठीक है, एक दो तीन लोग बैठे हैं अपने लिए मैं कर रहा हूँ, तो यहाँ हम सब है तो इसका क्या हो जाएगा, हम। इसका जो बहुवचन हो जाएगा मैं का हम, ठीक है। मैं अकेला और साथ में मेरे साथ और भी खड़े हैं साथ, तो वो हो जाएगा हम। तो मैं का बहुवचन होता है हम। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, निम्नलिखित में से कौन सा अर्ध विराम का चिन्ह है। तो अब आपको अर्ध विराम का चिन्ह बताना है, ठीक है। तो सारे चिन्ह बताना है। ये क्या हो गया आपका सबसे लास्ट वाला, ये हो गया आपका प्रश्नवाचक चिन्ह। कौन सा चिन्ह हो गया, प्रश्नवाचक चिन्ह हो गया। अब ये जो है ये क्या होता है, ये त्रुटिबोधक चिन्ह, त्रुटिबोधक चिन्ह, ठीक है, त्रुटिबोधक चिन्ह। मतलब जब आपसे कोई यहाँ पे, जैसे मैंने कुछ लिखना भूल गया तो ऐसे करते हैं ना हम यहाँ पे और ऊपर लिख देते हैं, तो उसको बोलते हैं त्रुटिबोधक चिन्ह। ये क्या होता है, ये कोमा छोटा सा, इसको बोलते हैं हम अल्प विराम। क्या बोलते हैं हम, अल्प विराम, ठीक है। और ये जो ऐसा, इसको क्या बोलते हैं हम, इसको बोलते हैं हम अर्ध विराम, ठीक है, अर्ध विराम। तो आपसे पूछा गया कि निम्नलिखित में से कौन सा अर्ध विराम का चिन्ह है। तो फर्स्ट वाला जो है अर्ध विराम का चिन्ह होता है ऐसे, ठीक है, ये अर्ध विराम है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है कि जिन शब्दों की उत्पत्ति का पता नहीं चलता उन्हें क्या कहा जाता है। मतलब वो कौन से शब्द जिनकी उत्पत्ति का पता ना हो, वो तत्सम है, वो तद्भव है, वो देशीज है या विदेशीज है। अब देखो तत्सम शब्द कौन से होते हैं, जो संस्कृत के शब्द होते हैं और एज इट इज़ लिख दिए जाते हैं, वो कौन से होता है, तत्सम। तद्भव, ये संस्कृत से बदल के हिंदी में आते हैं, ठीक है, संस्कृत से बदलाव होकर इनका हिंदी में आता है, तो वो होते हैं तद्भव। संकर शब्द, शंकर नहीं, ये होता है संकर शब्द, ठीक है, संकर शब्द।
संकर शब्द जो दो भाषाओं से मिलकर बने होते हैं, ठीक है, दो भाषाओं से मिलकर बने होते हैं, उन्हें कहा जाता है संकर शब्द। ठीक है, संकर शब्द जो दो भाषाओं से मिलकर बने होते हैं, जैसे रेलगाड़ी। ठीक है, रेलगाड़ी, तो रेल जो आपका अंग्रेजी भाषा का शब्द है और गाड़ी आपका अलग भाषा का शब्द है, हिंदी भाषा का शब्द है। ठीक है, तो जो दो भाषाओं से मिलकर बने होते हैं वो होते हैं आपका संकर शब्द। तो यहाँ पे पूछा कि जिनकी उत्पत्ति का पता ना चले वो देशी शब्द, जैसे लोटा लिख दिया मैंने, तो लोटा, इनकी उत्पत्ति है कोई पता नहीं है कि कहाँ से हुआ, लोटे का जो विकास है, ये लोटा शब्द कहाँ से आया इसका कोई पता नहीं, तो वो देशी शब्द रहते हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नील गगन, नील गगन में कौन सा समास है? तो नील गगन मतलब नीला है जो गगन, नीला है जो गगन, या नीला है जो अंबर, गगन को ही अंबर बुलाता है, तो नीला है जो अंबर या नीला है जो गगन। ठीक है, तो नीला क्या आ गई आपकी विशेषता, और जिस समास में पहले विशेषता आ जाए वो आपका कौन सा समास होता है? वो होता है आपका कर्मधारय समास हो जाता है। कौन सा समास होता है? वो आपका कर्मधारय समास होता है। तो नील गगन में कौन सा समास है? तो नील गगन में जो समास है आपका वो है आपका कर्मधारय समास हो जाएगा। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सुख दुख के बीच में लगने वाला योजिक चिन्ह है अल्प विराम, पूर्ण विराम, योजिक चिन्ह या विस्मयादि बोधक चिन्ह। तो इसका आंसर यही बता दिए ना, योजिक चिन्ह, इसको हम योजिक चिन्ह ही कहा जाता है। अब देखो, इसको एक बात और बोला जाता है योजिक चिन्ह को, इसको समासिक चिन्ह भी बोला जाता है। ठीक है, इसको समासिक चिन्ह भी बोला जाता है, योजिक चिन्ह को समासिक चिन्ह भी। असमासिक चिन्ह कैसे? जैसे सुख और दुख, तो ये क्या लिखते कैसे हम इसको? इसको लिखते हैं सुख और दुख, सुख और दुख। तो ये कौन से समास का उदाहरण हो गया आपका? तो ये हो गया आपके द्वंद्व समास का उदाहरण हो गया, द्वंद्व समास का। तो इस योजिक चिन्ह को आप और क्या बोल सकते हैं? इसको आप समासिक चिन्ह भी बोल सकते हो। तो सुख और दुख में लगने वाला योजिक चिन्ह क्या हो जाता है? ये इसको समासिक चिन्ह भी बोलता है, और ये आंसर यहीं पे लिख दिया मैंने, योजिक चिन्ह, इसको योजिक चिन्ह भी बोला जाता है और समासिक चिन्ह भी बोला जाता है। तो ध्यान रखना अपना कि कभी आपसे पूछा जाए कि समासिक चिन्ह किसे कहा जाता है, तो योजिक चिन्ह को ही समासिक चिन्ह कहा जाता है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कि अब आपका ये शायद इंग्लिश का सेशन स्टार्ट होता है, तो यहाँ से आपका इंग्लिश का सेशन स्टार्ट है। तो फर्स्ट क्वेश्चन है कि द मिनिस्टर हैड प्रोमिस्ड, मिनिस्टर हैड प्रोमिस्ड टू लुक डैश द मैटर। तो आपको पता है कि लुक, लुक एट होता है सिंपल सा देखना, जब किसी की तरफ आप नॉर्मली देख रहे हो तो लुक एट का यूज किया था। लुक इनटू, लुक इनटू का मतलब होता है छानबीन करना। ठीक है, छानबीन करना, जिसको आप जांच पड़ताल भी बोल सकते हो। लुक आफ्टर, लुक आफ्टर इसका मतलब होता है देखभाल करना। ठीक है, देखभाल करना। और लुक फॉर इसका मतलब होता है ढूंढना। ठीक है, लुकअप, लुकअप होता है समथिंग फाइंड इन डिक्शनरीज, मतलब शब्द के उसमें से कुछ चीज़ें जो कुछ शब्द ढूंढना, उसको बोलते हैं आप लुकअप। लुक फॉरवर्ड होता है उत्सुकता से, बेसब्री से किसके इंतजार करना। और लुक आउट होता है वाचफुल केयरफुली ध्यान से। लेकिन यहाँ हमसे पूछा गया कि द मिनिस्टर हैड प्रोमिस्ड, मिनिस्टर ने वादा किया किसके लिए? कि वो मैटर को वो देखेंगे, उसकी छानबीन करेंगे, उसकी जांच पड़ताल करेंगे अच्छी तरह से। ठीक है, तो यहाँ पे जो आ जाएगा लुक के साथ लुक इनटू का यूज़ हो जाएगा, तो लुक इनटू इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कि वी शैल नाउ बिगिन टू वर्क। ठीक है, तो अब आपने बताना कि नाउ जो है यहाँ पे ये एडवर्ब किस प्रकार का एडवर्ब है। ठीक है, तो एडवर्ब ऑफ टाइम है, एडवर्ब ऑफ प्लेस है, एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी है, या एडवर्ब ऑफ मैनर है। एडवर्ब ऑफ मैनर में क्या होता है कि कोई काम जो वो कैसे आता है, कैसे हो रहा है। ठीक है, हाउ का रिप्लाई आता है इसमें, हाउ का रिप्लाई एडवर्ब ऑफ मैनर। एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी ये बताता है कि कोई काम कितनी बार हो रहा है, कोई काम जो वो कितनी बार हो रहा है, ये एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी बताता है। एडवर्ब ऑफ प्लेस ये बताता है कि जगह, ठीक है, ये जगह के बारे में बताता है। और एडवर्ब ऑफ टाइम ये समय के बारे में बताता है। तो वी शैल नाउ बिगिन टू वर्क, हम जो है वो काम स्टार्ट कर रहे हैं कब? अब। ठीक है, विगन काम स्टार्ट कर रहे हैं कब कर रहे हैं? अब कर रहे हैं। तो ये टाइम के बारे में बता रहे हैं। ठीक है, टाइम कब? अब। ठीक है, तो नाउ जो यहाँ पे ये कौन से टाइप का एडवर्ब है? ये आपका एडवर्ब ऑफ टाइम हो जाएगा। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राजेश स्पीक्स डैश देन अनिल। तो राजेश स्पीक्स, राजेश जो बोलता है कैसे बोलता है? फ्लुएंटली।
किससे? अनिल से फ्लुएंटली, अनिल से ज़्यादा फ्लुएंट है मतलब राजेश। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? फ्लुएंटली है, ठीक है, फ्लुएंटली है। राजेश स्पीक्स फ्लुएंटली, फ्लुएंट नहीं, फ्लुएंटली आ जाएगा, ठीक है। तो राजेश स्पीक्स फ्लुएंटली, राजेश बोलता है, कैसे बोलता है? फ्लुएंटली बोलता है, ठीक है। तो कैसे बोलता है राजेश? फ्लुएंटली। तो ये एडवर्ब कौन सा हो जाएगा आपका? एडवर्ब ऑफ मैनर। फ्लुएंटली कौन सा हो जाएगा? एडवर्ब ऑफ मैनर, एडवर्ब ऑफ मैनर। आपको कैसे लगा पता? क्योंकि एडवर्ब ऑफ मैनर बोलता है कि हाउ, कोई काम जो वो कैसे हो रहा है, हाउ का रिप्लाई आता है, हाउ का रिप्लाई आता है। राजेश स्पीक्स, राजेश बोलता है, कैसे बोलता है? हाउ, कैसे बोलता है? कैसे बोलता है? फ्लुएंटली बोलता है। किससे ज़्यादा फ्लुएंट है? अनिल से ज़्यादा फ्लुएंट है। तो यहाँ पे फ्लुएंटली आ जाएगा एडवर्ब ऑफ मैनर, मैनर, ठीक है। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कि अनीता इज अ, क्या भरा जाएगा यहाँ पे? एडजेक्टिव। अनीता लड़की है, कैसी गड़ी है? ब्यूटीफुली तो आएगा नहीं, मोर ब्यूटीफुली, कंपैरेटिव में आ गया। तो अनीता इज अ ब्यूटीफुल, कैसी? ब्यूटीफुल गर्ल। ब्यूटीफुल क्या है यहाँ पे? एडजेक्टिव है, ठीक है। लड़की और एडजेक्टिव कहाँ यूज़ होता है? हमेशा नाउन से पहले, ठीक है। नाउन से पहले आपका एडजेक्टिव यूज़ होगा, ठीक है। नाउ गर्ल क्या है यहाँ पे? नाउन, और ब्यूटीफुल क्या आ गया आपका? एडजेक्टिव आ गया। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, ही वॉज वेयरिंग अ रेड शर्ट, ही वॉज वेयरिंग अ रेड शर्ट, उसने शर्ट पहनी, कैसी शर्ट पहनी? रेड शर्ट पहनी। तो अब आपने इसमें बताना है एडजेक्टिव, ठीक है। इसमें आपने बताना है कि एडजेक्टिव। तो हमेशा जब भी एडजेक्टिव की बात आए तो आपने ये ध्यान रखना है कि एडजेक्टिव जो आएगा हमेशा नाउन से पहले आएगा, ठीक है। नाउन से पहले एडजेक्टिव आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे आपने एडजेक्टिव बनाना है। यहाँ पे नाउन क्या है? ये शर्ट है, शर्ट क्या आपकी? नाउन है। लेकिन शर्ट कैसी है? रेड है। तो रेड क्या हो गया? एडजेक्टिव हो गया, ठीक है। रेड क्या हो गया? एडजेक्टिव हो गया, ठीक है। तो ही वॉज वेयरिंग अ रेड शर्ट, तो यहाँ पे एडजेक्टिव बताना था आपने, तो रेड जो आपका ये एडजेक्टिव हो जाएगा। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन की, नेहा कम्स। अब नेहा कम्स फ्रॉम आएगा नोबल फैमिली, या फिर नेहा कम्स ऑफ आएगा, नेहा कम्स विद आ जाएगा, नेहा कम्स फ्रॉम। तो देखो, जब आप किसी जगह से आते हैं, जैसे यहाँ पे लिखा होता है कि नेहा कम्स डैश दिल्ली, ठीक है। नेहा कम्स डैश दिल्ली, की नेहा दिल्ली से आई है, तो आप क्या यूज़ करते हैं? नेहा कम्स फ्रॉम। जब आप किसी जगह से आते हो, ठीक है, जब आप किसी जगह से आते हो, ध्यान रखना है कि जब आप किसी जगह से आते हो तो आप यूज़ करेंगे फ्रॉम का, ठीक है। और जब किसी आप रईसी फैमिली से आते हो या किसी ख़ानदान से आते हो, सिंपल भाषा में याद रखना, जब आप किसी ख़ानदान से आते हो तो आप यूज़ करते हो ऑफ का। तो यहाँ पे क्या बोला गया? फैमिली की बात हो रही है, किसी ख़ानदान की बात हो रही है, तो यहाँ पे आ जाएगा नेहा कम्स ऑफ अ नोबल फैमिली। लेकिन यहाँ पे किसी जगह से आ रहे हैं, दिल्ली क्या है? प्लेस है। किसी जगह से आ रहे हो तो कम्स फ्रॉम का यूज़ करते हैं, ठीक है। तो नेहा कम्स ऑफ अ नोबल फैमिली, क्योंकि खानदान के बारे में यहाँ पे बात हो रही है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सर आई कुड नॉट अटेंड वर्क, आई कुड नॉट अटेंड वर्क डैश मंडे, ठीक है। सर आई कुड नॉट अटेंड वर्क डैश मंडे। चलो देखते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे थोड़ा सा एरर है, तो अपने इसको छोड़ो। लगभग अगर सीधा अगर डायरेक्टली होता है यहाँ पे कि सर आई कुड नॉट अटेंड वर्क में, मतलब अटेंड वर्क क्या, मतलब काम पर नहीं आ सकता, कब नहीं आ सकता? ऑन मंडे। तो डे जाता तो ऑन का यूज़ होना था, लेकिन इस क्वेश्चन को आप फिलहाल छोड़ दीजिए यहाँ पे, ठीक है। कुछ इसमें सीक्वेंस में कुछ ढंग का नहीं लगा क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, ही कॉन्ग्रेचुलेटेड हिम, उसने उसे क्या करा? कॉन्ग्रेचुलेट्स किया। किए किस पे किया? उसकी सक्सेस पे किया। तो ही कॉन्ग्रेचुलेटेड हिम ऑन हिज सक्सेस, ठीक है। कॉन्ग्रेचुलेटेड के लिए आप ऑन का यूज़ करेंगे, ठीक है। ऑन कॉन्ग्रेचुलेशन के साथ आप ऑन प्रपोजिशन का यूज करेंगे। ही कॉन्ग्रेचुलेटेड हिम ऑन हिज सक्सेस। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गांधी जी वाज बोर्न डैश 2 अक्टूबर। तो आपको ध्यान रखना है थोड़ा सा ये कि जब भी डेज, ठीक है, डेज और डेट आ जाए तो उसके साथ आपने किसका यूज़ करना है? ऑन का यूज़ करना है, ठीक है। तो गांधी जी वाज बोर्न ऑन 2 अक्टूबर, क्या आ गई यहाँ पे? 2 अक्टूबर क्या आ गई? डेट आ गया, ठीक है। तो आपको बताया कि डेज और डेट के साथ ऑन का यूज़ करना है, तो गांधी जी वाज बोर्न ऑन 2 अक्टूबर आ जाएगा यहाँ पे। तो यहाँ पे ऑन आ जाएगा, ठीक है।
चलते हैं लास्ट क्वेश्चन आपका इंग्लिश सेशन का, इसके बाद आपका मैथ का सेशन स्टार्ट होगा। तो ये आपका कि सी हैज़ बीन absent, ठीक है, सी हैज़ बीन absent। अब आपको ध्यान रखना है यहाँ पे कि फिलिंग द ब्लैंक्स फिलअप करना, डेस्ट फ्राइडे लास्ट, ठीक है। तो फ्रॉम आ जाएगा, सिंस आ जाएगा, बाय आ जाएगा या फोर आ जाएगा। तो आपको पता है कि सिंस का यूज फिक्स पॉइंट ऑफ टाइम के लिए किया जाता है, ठीक है। फिक्स पॉइंट ऑफ टाइम याद रखो, ठीक है, जहाँ पे आपका टाइम जो मेंशन कर रखा हो। और फोर का यूज जहाँ पे आपका टाइम मेंशन नहीं कर रखा हो, जहाँ पर टाइम ना बता रखा हो, वहाँ पे आप किसका यूज़ करेंगे, फोर का यूज़ करेंगे। लेकिन यहाँ पे क्या बोला, सी हैज़ बीन अब्सेंट फ्राइडे लास्ट, बता दिया गया कि फ्राइडे, ये आपको बता दिया कि फ्राइडे, पिछले फ्राइडे से वो अब्सेंट थी। तो क्या यूज़ करेंगे, सिंस, जहाँ पे आपको पॉइंट ऑफ टाइम बता रखा हो। लेकिन ऐसा बोला था सी हैज़ बीन अब्सेंट डैश, मतलब प्रीवियस डे या 2 आवर्स, मतलब पिछले दिनों से। तो हमें नहीं पता कि पिछले दिन कौन से थे, ठीक है, पिछला दिन कौन सा था, पिछला कोई भी हो सकता है दिन, ठीक है। तो वहाँ पे आप यूज़ करते हैं फोर का। लेकिन यहाँ पे टाइम दे रखा है फ्राइडे लास्ट, तो आप यूज़ करेंगे सिंस का, ठीक है। तो ये था आपका 3 सेक्शन। अब आपका लास्ट सेक्शन चलता है मैथ का, ठीक है। इसमें मैथ का जो आपके क्वेश्चन है वो आज हम लेके हाजिर है। तो स्टार्ट करते हैं आज का फर्स्ट क्वेश्चन मैथ का। तो अब सिंपल सी बात है, पूरा एक्सप्लेनेशन के समझेंगे हम कि जब 0.35 को भिन्न में बदले तो परिणाम क्या होगा। ये आप डॉट 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 जो लाइन चल रही है आपकी, ये लाइन आपकी मतलब है कि अनंत तक चली हुई है, ठीक है, इसका कोई अंत नहीं है, इन्फिनिटी तक, ठीक है। तो सबसे पहले तो आपने ये देखना कि अगर आपके पास ऐसे लिखा गया ये, ठीक है, 0.35 ठीक है, और आगे इन्फिनिटी तक चढ़ रही है, तो क्या कर लेते हैं हम कि 0 और पॉइंट के ऊपर बार लगा देते हैं। पहली बात इतना ध्यान रखना है, ठीक है। तो जहाँ से जो चीज़ें रिपीट हो रही है, ठीक है, जैसे 35 रिपीट हो रहा है तो 35 के ऊपर बार, जो चीज़ रिपीट हो रही है जैसे 0.66666 आगे लिखता हूँ इन्फिनिटी तक, तो रिपीट क्या हो रहा है यहाँ पे, 6 हो रहा है तो 6 के ऊपर बार, यहाँ 35 रिपीट हो रहा है तो 35 के ऊपर बार, ठीक है। आपका मॉडल टेस्ट पेपर है, पूरा एक्सप्लेनेशन के साथ बताया जाएगा आपको, ठीक है। तो अब पहली बात, सबसे पहले तो हम बार लेंगे, ठीक है। तो इसको जब लिखेंगे तो इसको आप ऐसे लिख सकते हो 0.35 अपॉन बार। इसका मतलब भी क्या है, ये आगे मतलब इसका मतलब जब बार हटाएंगे तो आगे इन्फिनिटी तक चलेगा, डॉट 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 तक। पहली बात तो ये, ठीक है, इतने तक आपको समझ आ गया कि जब भी आपका 0.35, इसका मतलब ये है कि आगे डॉट डॉट डॉट, अगर ऐसे दे रखा हो 0.35 के ऊपर बार तो इसका मतलब भी आगे डॉट 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 होता है, ठीक है। सेकंड स्टेप बोला क्या आपको कि भिन्न में बदला जाता है तो परिणाम क्या होगा, मतलब भिन्न में बदला जाए तो भिन्न कौन सी बनेगी आपकी। तो जब भी ऐसे 0.30 के ऊपर बार हो या फिर ऐसा हो तो उसको हम बार में चेंज करेंगे। सबसे पहले तो यहाँ बार आ गई, उसके बाद, ठीक है, कितने डिजिट के ऊपर बार है, 2 डिजिट के ऊपर बार है, ठीक है। तो आप क्या करेंगे 35, और जो डिजिट है ये बार है, उसके नीचे हमेशा 99 लिख देना, ठीक है, 99। तो 35 अपॉन 99 इसका राइट आंसर हो जाएगा। लेकिन बाई चांस ऐसा होता कि 0.3, ठीक है, आपको क्वेश्चन में आ जाता 5 और 1, ठीक है, ऐसा आता और यहाँ पे 2 के ऊपर बार दी होती, तब क्या करते आप, ठीक है, 0.351 और 2 के ऊपर बार हो, तीसरे के ऊपर बार ना हो, यहाँ पे दोनों के ऊपर बार तो 99 लिख दिया। तो आप पता क्या करते हैं, तो आप करते 351, ठीक है, -3 डिवाइड बाई 2 के ऊपर बार है ना 99, मतलब 5 और 1 के ऊपर है, तो इन 5 और 1 को आप लिख देते हैं 99, और जो बच जाता है जिसके ऊपर बार ना हो उसकी जगह 0 लिखते हैं, ठीक है। फिर इसको आप सॉल्व करते हैं तो क्या बन जाता है 348 डिवाइड बाय 990, ये इसका राइट आंसर हो जाता है, ठीक है। तो और अगर आपको कटिंग फटिंग करनी होती है, आंसर कुछ होता है तो इसको काट पीट के आपका आंसर आ जाता है। तो ये थोड़ा सा अपना ध्यान रखना है, बार का सिंपल सा होता है, सबसे इजी टॉपिक आपका। जैसे आपको 0.35 के ऊपर बार दे रखी है तो इस तो ज़्यादा कुछ सोचना है नहीं, 35 है, नीचे 2 नौके लगा दो तो आपका बार सॉल्व हो गई, तो 35 अपॉन 99। लेकिन ऐसा हो 351 और 351 के ऊपर बार हो तो आप करेंगे 351 -3 अपॉन जितने के ऊपर बार है उतने नौके लगा दो और जो बच जाता है उसकी 0 लगा दो, फिर सॉल्व कर दो, आपका आंसर आ जाता है। तो यहाँ पे जो आपका राइट आंसर हो जाएगा वो बी हो जाएगा। आई होप आपको समझ आ रहा होगा अच्छे से। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी, एक संख्या 55 से उतनी ही बड़ी है जितनी कि वह 79 से छोटी है, तो वह संख्या ज्ञात करिए। यहाँ पे पूरा आपको ट्रिक बेस पे समझाए जाएंगे जो भी क्वेश्चन है मैथ के, ठीक है, पूरा ट्रिक बेस पे, इसमें ट्रिक ही चलेगी आपका पूरा क्यों। तो स्टार्ट करते हैं इसको, ठीक है।
तो ऐसे जब क्वेश्चन आपके पास आ जाए कि एक संख्या 55 से उतनी ही बड़ी है जितनी वह 79 से छोटी है, इसी सेंस में हो सकते हैं सारे क्वेश्चन, ठीक है। तो इसी सेंस में जब क्वेश्चन होगा तो आपने क्या करना है कि बोला कि एक संख्या उतनी ही बड़ी है, 55 से उतनी ही बड़ी है जितनी वह 79 से छोटी है, तो वह संख्या ज्ञात करें। ऐसी कंडीशन में आपने कुछ नहीं करना, ये दो संख्याएं आपकी, तो आपने क्या करना, सिंपल सा क्वेश्चन है ये, 79 प्लस 55, इनको प्लस कर दो, 9×5 = 14 हो गए, ठीक है। एक बच गया, 8×5 कितने हो गए, 13 हो गए। सबसे पहले काम करना आपने दोनों को प्लस करना है, फिर जो आ जाएगा प्लस करके उसको आपने 2 से डिवाइड कर देना है, ठीक है। तो 6 आ गया, 7 आ गया, 7 से दूनी कितने होते हैं, 134, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 67। जब ऐसा आपके पास सवाल आ जाए तो सिंपल से अपने दोनों को ऐड कर देना आपने और 2 से डिवाइड कर देना, इतना सा काम इसका करना है, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि लगातार 3 संख्याओं का योग। अब यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान से समझना, आपका मॉक टेस्ट है ये, ठीक है। तो इसमें आधे टाइम एंड वर्क के क्वेश्चन होंगे, आधे किसी और के होंगे, आधे किसी और के होंगे, ठीक है। तो जिन्होंने तैयारी कर रखी है उनके लिए मॉक टेस्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट रहने वाला है। तो लगातार 3 संख्याओं का योग 96 है, ठीक है। 3 संख्याओं का योग, संख्याएं कितनी है, 3, 3 का योग कितना है, 96 है, ठीक है। 3 संख्या तो हमें चाहिए, 3 संख्या में सबसे बड़ी संख्या कौन सी है। सबसे बड़ी संख्या ज्ञात करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, 3 संख्याएं तो हमें दे रखी है, इनका योग दे रखा है 96, तो योग दे रखा है, तो हमें सबसे पहले एवरेज निकालना पड़ेगा, ठीक है। तो एवरेज निकालेंगे, 3 संख्याओं का योग 96 है, मतलब कोई संख्या है, मान लो 21, 72, 21 नहीं, ऐसे 21, 20, 25, 30, ऐसी संख्या मान लो। और ये बोल रहे हैं कि इनका योग दे रखा है प्लस करके 96, तो हमें इनका एवरेज फाइंड आउट करना है। तो एवरेज फाइंड आउट करने के लिए क्या करना पड़ेगा, ये 3 संख्याएं हैं, ये इनका योग है, इसको 3 से डिवाइड करना पड़ेगा। ये प्रोसेस चलेगी थोड़ी सी, ठीक है। तो आई होप आपको समझ आ रहा होगा। तो 3 संख्या, इनका योग कितना 96 है, तो हमें क्या चाहिए, सबसे पहले एवरेज चाहिए होता है, तो काट दो। तो 3 3 9 हो गया, 3 दूनी 6, ये क्या आ गया, एवरेज आ गया। और एवरेज जो आता है वो याद रखना है कि हमेशा बीच वाली संख्या आ जाएगी, 32, ठीक है। तो एवरेज आपने ध्यान रखना है कि जहाँ भी आपका एवरेज आ जाएगा वो हमेशा आपकी क्या आ जाएगी, बीच वाली संख्या आ जाएगी, ठीक है। बीच वाली संख्या आ जाएगी, जब एवरेज आएगा तो वो आपकी बीच वाली संख्या होगी। अच्छा, तो अब आपके पास बीच वाली संख्या आ गई, ठीक है। अब बोला कि लगातार 3 संख्याओं का योग, अब बोला कि लगातार 3 संख्याओं का योग है कितना, 96। तो एक संख्या तो आ गई हमारे पास 32, और अपना ध्यान रखना है कि जो एवरेज आ जाएगा वो आपका हमेशा बीच की संख्या हो जाएगी। तो लगातार 3 संख्याएं बोला, हमें ऐसा नहीं बोला विषम सम, तो लगातार 3 संख्या कर देंगे, 32 के बाद 33, और इससे पहले क्या आ जाएगी, 31। 31 क्यों आया, क्योंकि मैंने आपको बोला है कि एवरेज जो वो हमेशा बीच वाली संख्या आएगी, ये आपने ध्यान में रखना है। तो बोला है कि सबसे बड़ी संख्या कौन सी है, सबसे बड़ी संख्या ये आ गई आपकी 33, यही आपसे पूछा गया है। और सबसे छोटी पूछते हैं तो 31, बीच वाली पूछते हैं 32। अब आपको एक कन्फर्मेशन, एक सेटिस्फेक्शन और करनी है इससे कि क्या ये सही, इनमें इनका योग जो वो 96 आ रहा है, तो आप जमा कर लीजिए, ठीक है। 33, 32 और 31, ठीक है। तो 3 3 6 हो गया, 3 6 9, 96 आ गया आपका। इससे आपकी सेटिस्फेक्शन हो जाएगी कि आपका क्वेश्चन जो वो बिल्कुल राइट है। ये 3 संख्या जब इन तीनों को डिवाइड करा हमने 3 से, तो इसका एवरेज आ गया। और एवरेज, बस ध्यान आपको यही रखना कि एवरेज जो आएगा आपका वो हमेशा बीच वाली संख्या ही आएगी, ठीक है। तो ये शॉर्टकट ट्रिक है आपकी। तो ये शॉर्टकट ट्रिक है जो आपको पता होनी चाहिए, क्योंकि आप ऐसा थोड़ी करोगे कि पहले 3 लगातार संख्या कुछ और तरीका लगाएंगे, बेसिक से तो बहुत लंबा जाता है, ठीक है। तो लगातार 3 संख्याओं का औसत बोला आपको, तो आपका एवरेज, पहले एवरेज निकालो बीच का, ये एवरेज आ गया, बीच का जो भी एवरेज आएगा वो बीच वाली संख्या होगी। और बड़ी संख्या पूछी तो 33 और छोटी पूछी तो 31, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 33। मैथ आपका बहुत इजी होता है, इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट होता है, ठीक है। थोड़ा सा पढ़ने की जरूरत होती है, ईजिली होती है चीज़ें, ट्रिकों के बेस से आपको बिल्कुल ईजिली हो जाती है ये चीज़ें। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन अब आपका टाइम एंड वर्क का आ गया, ठीक है। सिंपल सा है, कुछ नहीं होता टाइम एंड वर्क में भी। बोलता है कि जैसे जैसे क्वेश्चन बोलता है वैसे पढ़ते जाना, ठीक है। क्वेश्चन से आगे, क्वेश्चन को मतलब जैसे लिखा होता है ये उसी तरह आपने करते जाना, मतलब अपनी मर्जी से कुछ नहीं करना है। जैसे क्वेश्चन बोलते हैं ट्रिक भी ऐसे बनती है, अगर जैसे क्वेश्चन बोलता है वैसे करते जाते हैं तो क्वेश्चन बिल्कुल ईजी होता है। तो जैसे क्वेश्चन बोल रहे हैं पहले क्या, ए किसी काम को 9 दिन में कर सकता है, मैंने लिख दिया। फिर बोलता है कि बी किसी काम को कितने दिन में कर सकता है, बी किसी काम को 18 दिन में पूरा कर सकता है, मैंने कर दिया। इतने तक मेरा क्वेश्चन यहीं खत्म हो गया, पीछे देखने की जरूरत नहीं है। अब बोलता है कि वे दोनों साथ मिलकर उस काम को कितने दिन में पूरा करेंगे, कुछ नहीं करना, इनका एलसीएम ले लेना है, ठीक है। तो 9 और 18, आप एलसीएम, आपको एक ही छोटे छोटे एलसीएम आपको लेने, ऐसे नहीं करते रहोगे कि ऐसे कर दिया 9 18 ऐसे लेने लग पड़े आप, 3 3 9, ठीक है।
तीन तीन 9 आ गया, 6 तीन 18 आ गया, फिर 3 आ गया, 3 एकम 3, 3 दूनी 6 आ गया, ठीक है। फिर आपने जोड़ा इनको, 3 तीन 9, 3 3 9 और 9 दूनी 18। तो ऐसे नहीं करना आपने, आप आपको सिंपल का पता होना चाहिए। आपको ये सिंपल सा पता होना है कि ऐसी संख्या लेनी है आपने जो तीनों से इजीली डिवाइड हो जाए, ठीक है, दोनों से, ठीक है। तो 9 दूनी 18, 18 से दोनों डिवाइड होती है, तो 18 के 18 हो गया, ठीक है, 9 दूनी 18 हो गया। आपने इसको और इसको भाग करना, फिर 18 और 18 को, एक आ गया, और फिर 18 को 9 से डिवाइड करना है, तो 9 दूनी 18। ये इनका आ गया 1 डे एफिशिएंसी आती है, ठीक है, एक दिन का काम की कैपेसिटी आ जाती है, दो और एक 1 डे की कैपेसिटी आ जाती है इनकी। तो ये इनकी 1 डे की कैपेसिटी आ गई, तो बोल रहा है क्या है, दोनों मिलकर एक दिन का काम है इन दोनों का, ठीक है। ए का एक दिन का काम 2 है और बी का एक दिन का काम 1 है। तो बोला है कि दोनों मिलकर इस काम को कितने दिन में पूरे करेंगे, तो एक ए का एक दिन का काम कितना है, ए का एक दिन का काम आपका 2, बी का एक दिन का काम कितना है 1, दोनों का एक दिन का काम कितना है 3। और बोला है क्या कि तीनों मिलकर, दोनों मिलकर एक साथ इस काम को कितने दिन में करेंगे। तो टोटल काम कितना है, ये आपका टोटल काम है। टोटल काम ये है कितना है 18, डिवाइड करो किससे, 3 से, तो डिवाइड करके क्या आ गया 6। तो ये जो आपका दोनों मिलकर एक काम को 6 दिन में कर सकते हैं, ठीक है। मॉक टेस्ट आपका ये जितना एक्सप्लेन हो सकता था हमने कर दिया, बाकी आपने प्रैक्टिस करनी है, प्रैक्टिस से सब कुछ ईजिली हो जाता है, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका ये बोलता है कि अब आपका ये ट्रेन से क्वेश्चन आ गया, ठीक है। तो बोलता है कि यदि प्रति 30 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से दौड़ती है, एक ट्रेन है मान लो, ठीक है, एक ट्रेन 30 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से दौड़ती है, तो 500 मीटर की दूरी तय करने में कितना टाइम लगेगा। कुछ नहीं करना, सबसे पहले आपने देखे रखा है आपके पास दे रखी है स्पीड, कितनी दे रखी है 30 किलोमीटर पर आवर दे रखी है, 30 किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है। और डिस्टेंस कितना दे रखा है आपको, 500 मीटर दे रखा है डिस्टेंस, ठीक है। अब आपने क्या करना है इसमें कि सीधा फार्मूला पुट कर देना, डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड गुणा टाइम, और टाइम ही हमें निकालना है, ठीक है। तो स्पीड डिस्टेंस कितना हमारे पास 500 मीटर है, स्पीड कितनी है 30 है, और किलोमीटर पर आवर में है, तो आप इसको किस में चेंज करेंगे, मीटर में चेंज करेंगे ना, क्योंकि स्पीड जो आपकी ये कितने किस में दे रखी है मीटर में, 500 मीटर में, डिस्टेंस मीटर में दे रखा है, तो स्पीड भी आपको किस में चाहिए सेकंडों में चाहिए। तो सेकंडों में चेंज करने के लिए क्या करना पड़ेगा, 5/18 से आपको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा गुणा टाइम, ठीक है। इसका मैं समझा देता हूँ आपको थोड़ा सा, जैसे आपका किलोमीटर पर आवर है, इसको आप मीटर सेकंड में चेंज करेंगे, तो 30, जैसे 30 गुणा 1 किलोमीटर में कितने मीटर होते हैं 1000 मीटर, ठीक है, डिवाइड बाय 3600, क्योंकि जब सेकंडों में इसको भी सेकंडों में चेंज करना पड़ेगा, 1 घंटे को सेकंडों में चेंज करना पड़ेगा, 3600, तो 100 से 100 निकल गया, तो यहाँ पे क्या काट दो 5/18 ऐसे निकलता है ये, ठीक है, 5/18, इसलिए मैंने ये फार्मूला लिखा, ये फार्मूला ऐसे बनते हैं। तो मॉक टेस्टों में भी जो आपका जितना मैं एक्सप्लेन कर सकता हूँ उतना एक्सप्लेन कर रहा हूँ, बाकी आप प्रैक्टिस से सारा कुछ ईजिली कर लेंगे, ठीक है। तो अब काट पीट दो जो करता पीटता है, ठीक है। तो 6×5 30 होता है, 6×3 18 होता है, ठीक है। अब देखो 5 से एक बार कट गया 100, ठीक है, और यहाँ पे 5 से 2 बार कट जाएगा 20, ठीक है। अब ये आपको पता है कि ये जो मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये 3 है ये 20 है, ये आपस में मल्टीप्लाई होते हैं, ऐसे क्रॉस मल्टीप्लाई तो ये मल्टीप्लाई होते हैं, तो 20×3 कितना आ गया 60, 60 क्या आ गया सेकंड आ गया। लेकिन पूछा क्या गया आपसे, आपसे पूछा गया, आपने वो देखना है, आपसे पूछा गया है कि इस दूरी को तय करने के लिए कितना समय लगेगा, मिनटों में दे रखा है, तो 60 सेकंड, जब इसको मिनट में कन्वर्ट करेंगे तो 60 से डिवाइड करना पड़ेगा, ठीक है। तो मिनट में जब 60 से डिवाइड कर दिया तो ये कितना आ जाएगा 1 मिनट, आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। बस ये जो है ये अपना थोड़ा सा ध्यान रखना, बाकी इजली सारा कुछ यहाँ मिनट में दे रखा है, तो हमें क्या करना पड़ेगा 60 से डिवाइड, ठीक है। और सेकंडों में दे रखा है और यहाँ कुछ मिनट में आता है, तो सेकंड से आप 60 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, जैसे ये सिंपल सा, ठीक है। जैसे आपको कोई चीज़ दे रखी है 60 मिनट, 60 मिनट दे रखा है, ठीक है, 60 मिनट दे रखा है। अब आपको बोला है कि इसको सेकंड में चेंज कर लो, 60 मिनट है, ये आपको बोला है कि सेकंड में चेंज करना है, तो 1 मिनट में 60 सेकंड होते हैं, तो 60 से मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है, तो 3600, ठीक है। मिनट में चेंज करना है तो 60 से, मिनट में जब चेंज करेंगे आप, तो आपने ऐसे करना है कि 60 मिनट है, इसको मिनट में चेंज करना है ना, तो आप डिवाइड करेंगे किससे 3600 से, 36 में थोड़ा सा ये उल्टा हो गया कि 60 मिनट है, जैसे ये सिंपल सी बात है, पिछली क्या दे रखा है आपको
60 सेकंड आ रखे हैं, ठीक है, 60 सेकंड आ रखे हैं, 60 सेकंड आ रहे हैं। अब आपको मिनट में इसको कन्वर्ट करना है, ठीक है, और ये सेकंड में दे रखा है आपको को, तो आप करेंगे 60, जब मिनट में चेंज करना है तो 60 से डिवाइड कर देंगे, सिंपल सी बात है ऐसे। तो 60 से 60 आप डिवाइड करेंगे तो 1 मिनट आपका आ जाएगा, ठीक है। और आप अगर जैसे आपको ये जो बताने जा रहा था मैं वो ऐसे है, जैसे 2 मिनट है, ठीक है, 2 मिनट आपके पास, आपको बोला है कि इसको सेकंड में चेंज करोगे, तो 2 × 60, बस ये चीज़ ये वाला बताने वाला था, थोड़ा माइंड में नहीं आ रहा था पर अभी आगे एकदम। जैसे 2 मिनट आपके पास दे रखा है तो इसको आप सेकंडों में चेंज करना है, तो 60 से आप क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, तो 6 दूनी 12, 120 सेकंड आ जाएगा, ठीक है। ये चीज़ आपको बता रहा था मैं। तो ये सिंपल सी बात है, ये थोड़ा सा कंसेप्ट होते हैं, सामने पढ़ते हैं थोड़े से, ठीक है, प्रैक्टिस से आपको सारा कुछ ईजिली समझ आ जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वर्तमान में अनिल और विनय की आयु का अनुपात। तो यहाँ पे लिख लो अनिल, ठीक है, यहाँ पे लिख लो विनय, लिखना जरूरी होता है तभी आप समझ पाते हो प्रॉपरली। अनिल और विनय की आयु का अनुपात कितना है, 4:5 है। अब बोला है कि 6 साल बाद, 6 साल बाद, 6 साल बाद की बात बोलेगी ना, तो 6 साल बाद अनिल की आयु 26 वर्ष हो जाएगी, सिर्फ अनिल की, विनय की नहीं बोला गया है। तो ये बोला गया कि 6 साल बाद, 6 साल बाद, 6 साल बाद ओनली अनिल, अनिल की आयु कितनी हो जाएगी, 26 वर्ष हो जाएगी। तो वर्तमान में विनय की आयु कितनी होगी, थोड़ा सा क्वेश्चन समझने की है इसमें, बाकी कुछ नहीं है, ठीक है। तो अब बोला क्या कि 6 साल बाद अनिल की आयु 26 वर्ष हो जाएगी। तो आपको ये भी फाइंड आउट करना है कि 6 साल पहले जो वो अनिल की आयु कितनी होगी। अच्छा, 6 साल बाद अनिल की आयु कितनी है, 26 है, तो 6 साल बाद, 6 साल पहले अनिल की आयु कितनी होगी, सोचिए आप। तो आपने जो वो थोड़ा सा यही ध्यान देना है, ठीक है, बाकी कुछ नहीं है, बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है, जैसे क्वेश्चन बोलता है वैसे करना है। 6 साल बाद अनिल की आयु 26 वर्ष है, तो 6 साल बाद अनिल की आयु 26 वर्ष है, ठीक है। तो ऐसे सोच लो कि 6 साल बाद उसकी आयु 26 वर्ष थी, तो 6 साल पहले कितनी थी, 6 साल पहले -6 कर दो, क्योंकि 6 साल बाद की है ना। तो 6 साल पहले अनिल की आयु कितनी थी, 20 थी, 20 में जब 6 प्लस हुए तभी तो 26 बना, और बोला क्या, 6 साल बाद अनिल की आयु 26 वर्ष हो जाएगी, 26 हो गई, तो 6 साल पहले उसकी आयु कितनी थी, 20 वर्ष थी। तो 6 साल पहले उसकी आयु कितनी थी, 20 वर्ष थी, ठीक है। अब यहाँ से दोनों की निकल आएगी, तो अच्छा ये कितने यूनिट है, 5 यूनिट के बराबर है, ठीक है, 5 × 20, ठीक है, 5 यूनिट के बराबर यूनिट मेथड चलता है। फिर ये भी कितने यूनिट के बराबर होनी है, ये भी 5 यूनिट के बराबर होंगी, तो 5 से 5 मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है, तो कितना आ गए, 25। तो विनय की जो आयु है वर्तमान में वो कितनी है, वो है 25 वर्ष, ठीक है। यूनिटरी मेथड चलता है यहाँ से। देखो 4 पार्ट की वैल्यू, 5 के 20, 20 कब बने, 5 के 20 तभी 20 बने ना, और ये क्या, जब ये 5 यूनिट है तो ये भी 5 यूनिट ही होगी। ये बस ये ध्यान रखना कि अगर यहाँ 5 यूनिट बन रही है तो यहाँ भी 5 यूनिट ही बननी चाहिए आपकी, ठीक है। तो 5×5 = 25, तो जो आपकी विनय की आयु है वो हो जाएगी 25 वर्ष हो जाएगी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। बाकी अगर आपको कुछ समझ नहीं आता है मैथ का तो आप मेरे को कमेंट में ये बता सकते हो कि हमें इसका आंसर जो है एक क्वेश्चन समझ नहीं आया, तो अगली बार जब होगा तो मैथ का तब मैं उसको भी डाल दिया करूँगा, या उसी में ही आपको क्लियर कर दूंगा आपके कमेंट में ही, ठीक है, कि ये कैसे हुई चीज़, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि लगातार 5 विषम संख्याओं का औसत 61 है, तो सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्याएं का बीच का अंतर क्या होगा। अब क्या बोला गया यहाँ पे, औसत दे रखा है, पहले योग दे रखा था, अब औसत, औसत दे रखा है, तो मतलब ये है कि बीच वाली संख्या तो दे रखी है अपनी को, ठीक है, बीच वाली संख्या दे रखी है। मैंने आपको बताया कि अगर औसत दे रखा है तो आपने ये मान लेना है कि वो आपकी बीच वाली संख्या दे रखी है। तो लगातार 5 विषम संख्याओं का औसत है। अच्छा, विषम संख्याएं बोलेगी या बीच की संख्या, तो आपकी आ गई 61 है। तो विषम संख्याएं, तो इसके बाद विषम संख्या कौन सी आएगी, 63, इसके बाद विषम संख्या कौन सी आ जाएगी, 65, ये आगे वाली आ गई। और ये एवरेज जो होता है ये हमेशा बीच वाली संख्या होती है, ठीक है। तो इससे पहले की विषम संख्या कौन सी आएगी, 59, इससे पहले की 57। ये तो आगे आपकी सारी संख्याएं कितनी होगी, 5 है तो 5 हो गई, 1 2 3 4 5 हो गई। यहाँ तक आपका क्वेश्चन जो काम खत्म हो गया। बस एक ही बात ध्यान में रखनी है, अगर योग दे रखा हो तो जितनी संख्याएं होती है उससे आप डिवाइड कर दो तो एवरेज आ जाएगा, और एवरेज दे रखा हो तो कुछ करने की जरूरत नहीं है, उसको आपने बीच की संख्या मान लेनी है और उसके आगे पीछे संख्याएं पुट कर देनी है जिस हिसाब से बोला गया हो। अगर विषम बोल गई है तो विषम पुट कर दो, सम बोल गई तो सम पुट कर दो, इतना सा बात है, ठीक है। तो इतना सा आपका क्वेश्चन यहाँ तक कंप्लीट होता है। अब आगे क्या बोला गया, तो सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या के बीच का अंतर। अच्छा, सबसे बड़ी संख्या क्या है, 65, सबसे छोटी संख्या क्या है, ये सबसे बड़ी है ना,
3 क्वेश्चन बनते हैं, ये सबसे छोटी है और ये बीच वाली है। और ऐसा पूछा था कि बीच वाली संख्या तो बीच वाली संख्या वही होती है। अगर यहीं पे ऐसे पूछा होता कि सब तो उसके बीच की संख्या ज्ञात करें, तो बीच की संख्या तो एक असल यही आंसर हो जाना था, ठीक है। लेकिन यहाँ क्या पूछा गया कि सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या के बीच का अंतर। तो आप क्या करो, 65 में से 57 माइनस कर दो, बात खत्म। 5 के 5 3 8 आंसर हो गया इसका, ठीक है। क्योंकि 8 7 15, तो 8 आंसर इसका राइट हो जाएगा, ठीक है। तो ये राइट आंसर इसका 8 हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट नहीं, आपका शायद हो गया कंप्लीट, ठीक है। तो ये आज का आपका मैथ का सेशन था, ठीक है। तो आपने अपना कमेंट सेक्शन में स्कोर करके बताना कि कितना स्कोर है आपका, वो हमने कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना कि 37 में से आउट ऑफ आपने कितने ठीक करें हैं, ठीक है। बाकी इसी तरह के मॉक टेस्ट आपके लिए अपलोड होते रहते हैं और होते रहेंगे आगे भी। तो आपने वीडियो को कंटिन्यू वॉच आउट करना है, ठीक है। और अपना सेशन में बताना है कि आपको सेशन जो आज का ये कैसा लगा, ठीक है। तो अगर अच्छा लगा तो कमेंट करना, शेयर करना, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, ताकि सभी लोग जो इस वीडियो का फ़ायदा उठा सकें, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।